हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग डिस्कस फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के स्केलर फॉर्म के बारे में पढ़ा था, यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा था, जो कि न्यूटन्स लॉ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता आया था, k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। आज हम बात करेंगे कि इनके बीच में लगने वाले फोर्स का कोई वेक्टर फॉर्म हो सकता है क्या, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसको कैसे डील करना चाहिए। तो देखिए, ये समझने के लिए, वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कूलम फोर्सेस के पेयर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। यानी चार्जेस जो आप सेलेक्ट करते हैं, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है ये, तो पहला चार्ज अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरा चार्ज भी अगर पॉजिटिव ले रहे हैं q1 q2, तो ये एक तरीके का रिपल्सिव कूलम्बियन पेयर है। अगर आप पहला चार्ज नेगेटिव ले रहे हैं, दूसरा भी नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का रिपल्सिव कूलम्बियन पेयर है। लेकिन अगर हम पहला चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव लेते हैं, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये अट्रैक्टिव कूलम्बियन पेयर बन जाता है। तो हमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव कूलम्बियन पेयर्स को वेक्टर फॉर्म में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डील करना होता है। इनके लिखने के नोटेशंस भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने एक सबसे पहले अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिपल्सिव कूलम्बियन फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो कूलम्बियन फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन डेवलप करता है। ठीक है, तो यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी एक XY प्लेन के अंदर दो चार्जेस कहीं रखे हुए हैं। तो पहले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, दूसरे चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है, जो यहां पर बना हुआ है। तो ये फर्स्ट चार्ज है q1, ये है q2, दोनों कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं पर रखे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन ओरिजिन। ये इनकी वर्तमान पोजीशंस हैं, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है वो आपका वेक्टर r है। अब ये याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड उसका r है, तो इसको आप r12 भी कह सकते हैं, 1 से 2 की डिस्टेंस भी कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, और इसको आप 2 से 1 की डिस्टेंस भी कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, सेम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल r। तो मैग्नीट्यूड कभी भी नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड दोनों का मतलब सीधा सीधा एक ही है। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर्स की डायरेक्शन की, तो r12 इस दिशा में होगा, r21 इस दिशा में होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन का सारा खेल यहां पर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से लिखी जाती है, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, फिर पीछे उसका यूनिट वेक्टर शो किया जाता है। तो सिमिलरली हमको फोर्स को भी ऐसे ही लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम डील करने जा रहे हैं F21 फोर्स को। F21 का मतलब है दूसरे पर पहले की वजह से जो फोर्स लगने वाला है। तो क्योंकि पहला दूसरे को रिपेल करेगा तो वो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड होगा। तो ये रहा ये फोर्स F21, जो ब्लू कलर से आउटवर्ड आपको दिखाया गया है। लेकिन इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा। ठीक है, तो ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड के तौर पर मैंने k q1 q2 ओवर r स्क्वायर लिखा है, जो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब बात आती है कि पीछे यूनिट वेक्टर में मुझे f कैप लिखना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा है r12। ऐसा क्यों है? ठीक है, r12 क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, और r12 लिखा भी है तो 12 क्यों लिखा है, जबकि फोर्स तो 21 का ले रहा हूं। पेयर मैंने ऑपोजिट क्यों कर रखा है? तो सबसे पहले तो f का कैप ना लेके r का कैप लिया है, और दूसरी चीज 12 लिखा हुआ है 21 की जगह। ये दोनों को मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूं। देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो ये कूलम फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है निकल करके, यानी कि k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये एक तरीके का डिस्टेंस का फंक्शन है। यानी कि जो कूलम्बियन फोर्स है वो डिस्टेंस का फंक्शन है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और वो सभी फोर्सेस जो डिस्टेंस के फंक्शन होते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। और सेंट्रल फोर्सेस कभी भी अपना यूनिट वेक्टर यूज नहीं करते, वो हमेशा डिस्टेंस के अलोंग लगते हैं। तो डिस्टेंस के अलोंग लगने की वजह से उसमें यूनिट वेक्टर भी डिस्टेंस का ही हमको लेना पड़ता है। तो देख लीजिए, यहां पर सबूत के तौर पर ये जो फोर्स है ये इनके लाइन ऑफ सेपरेशन के अलोंग ही काम कर रहा है ना। तो ये फोर्स r पे डिपेंड कर रहा है, इसकी वजह से r का यूनिट वेक्टर हमको यहां यूज करना चाहिए। तो एक तो मैंने इसका रीजन बता दिया कि r क्यों यूज करना चाहिए। दूसरी बात है कि मैंने r
1 2 क्यों लिया? R जबकि मुझे यहां पर फोर्स तो मैं 2 1 ले रहा हूं, दूसरे पर पहले का फोर्स ले रहा हूं, लेकिन डिस्टेंस पहले से दूसरे की ले रहा हूं। ऐसा क्यों है? वेक्टर फॉर्म में इसका एक फर्क आ जाएगा। अगर मैं यहां 2 1 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा लॉजिकली, ठीक है। तो मैंने क्यों 1 2 यूज करा? क्योंकि देखिए जो R21 है वो इस तरफ को डायरेक्टेड है, लेकिन F21 इधर को डायरेक्टेड है, ठीक है। R21 इधर को डायरेक्टेड है, F21 इस साइड को डायरेक्टेड है ना। तो ये दोनों ऑपोजिट है, लेकिन अगर इसी लाइन के अलोंग, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो मैं दूसरा यूनिट वेक्टर यूज कर सकता हूं जो कि फोर्स की डायरेक्शन में आगे को लग रहा है। वो कौन है? R21, R12 की डायरेक्शन जो है वो मेरे F21 की दिशा में बाहर की तरफ है, तो इसलिए मैंने यहां पर ये यूज करा है। अगर मैं R12 नहीं लिखता हूं इसकी जगह, ठीक है, यहां पर अब देखिए एक छोटी सी चीज है, वो पहले मैं समझा देता हूं। अगर मैं यहां पर R12 नहीं लिखता हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, लेकिन मैं R12 की जगह माइनस का R21 का कैप भी लिख सकता हूं, यानी कि मैं ये यूज कर सकता हूं, लेकिन मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि R21 का भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो R12 कैप का मैग्नीट्यूड था। तो माइनस का साइन लगा के लिखूंगा तो लिख सकता हूं भाई, लेकिन अगर प्लस का साइन लगा के लिखना चाह रहा हूं तो मुझे फिर यही लिखना पड़ेगा। अब दुनिया के हर पोजीशन वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, तो हम इसको भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी जगह लिखूंगा वेक्टर R ओवर R, है ना। वेक्टर R की जगह लिखना पड़ेगा 1 2 ओवर R करूंगा तो ये R क्यूब हो जाएगा, तो यहां से मैं इसको R क्यूब, ये भी एक फॉर्म मेरा हो गया। तो ये दूसरे पर पहले का फोर्स है इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलर तरीके से मैं पहले वाले पर दूसरे का फोर्स निकाल सकता हूं, तो पहले वाले पर दूसरे का फोर्स भी रिपल्शन का है, बाहर की तरफ काम कर रहा है, F12, लेकिन ये F12 जो है ये अगर मैं देखूं तो R12 के ऑपोजिट है, तो लेकिन R21 की डायरेक्शन में है ना। तो मुझे इसी दिशा, इसी लाइन के अलोंग की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर चूज करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं R12 यूज करूं या R21। अगर R12 लिखूंगा तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, लेकिन R21 इसी डायरेक्शन में जिधर F12 है, तो इसलिए मैं यूनिट वेक्टर के तौर पर यहां पर F12 के यूनिट वेक्टर के तौर पे R12 यूज नहीं कर रहा हूं, R21 यूज कर रहा हूं। अगर 1 2 यूज करूंगा तो मुझे यहां पर ये लिखना पड़ेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस का R12, क्योंकि R12 जो है वो F12 के ऑपोजिट है ना। तो उस भ्रम में ना पड़ते हुए सेम डायरेक्शन में होने की वजह से मैंने इस तरीके से इसको चूज कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहां पर वेक्टर के तौर पे हम R21 वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले पर दूसरे का फोर्स मैंने उस तरीके से लिख दिया, दूसरे पर पहले का फोर्स भी मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहां पर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं R21 और R12 के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो तो इक्वल ही है ना, वो तो R के इक्वल है। तो एक चीज तो पक्की है कि भले ये वेक्टर्स ऑपोजिट हों, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इनकी यूनिट वेक्टर्स यानी इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। R12 इस तरफ है, R21 इस तरफ है। तो मैग्नीट्यूड की इक्वालिटी और डायरेक्शन की ऑपोजिट नेचर को देखते हुए ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो इफ यू वांट टू राइट कूलम फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म देन यू मस्ट राइट द यूनिट वेक्टर एट द एंड, ठीक है, बाय टेकिंग द साइन वेरी केयरफुली कि आपको पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है। तो ये दोनों फोर्सेस पहले पर दूसरे का, दूसरे पर पहले का, वेक्टर फॉर्म में ये बस एक अंतर आ जाता है, ठीक है, पहला दूसरा होने लग जाता है। मतलब पहले पर दूसरे का फोर्स निकालना है तो वो अलग तरीके से लिखा जाएगा, दूसरे पर पहले का फोर्स अगर निकालना है तो वो अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो ये रिपल्सिव कूलम्बियन फोर्स के लिए है। अच्छा, पहचान कैसे हम करेंगे कि कूलम्बियन फोर्स रिपल्सिव है? एक लास्ट में यहाँ पर मैंने एक फैक्टर लिखा हुआ है कि अगर दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो 0 से ग्रेटर आता है, यानी कि वो पॉजिटिव आता है, तो सिंपली वो रिपल्सिव पेयर हो जाएगा। आगे हमको क्या करना है, यहां पर हमें अट्रैक्टिव कूलम्बियन फोर्स को पूरी तरीके से बनाना, जैसे हमने पीछे पढ़ा सेम उसी मैनर में हमको अट्रैक्टिव कूलम्बियन फोर्स का भी एक पेयर बनाना है। तो चलिए इसको पूरा शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है, ये Q1 है, ये प्लस का है, लेकिन यहां पर एक दूसरा चार्ज है Q2,
ये आपका माइनस का है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो वेक्टर वो आर है। अगर वेक्टर के तौर पे मैं बताऊं, ये 1 है और ये 2 है, तो अगर इनके बीच का सेपरेशन मैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका R12 कैप और इधर को हो जाएगा R21 कैप। ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, फोर्स में चेंजेस आएंगे। प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, है ना, यानी दूसरे पर लगने वाला पहले की वजह से जो फोर्स होगा F21 वो अंदर की तरफ काम करेगा और दूसरा वाला पहले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी अंदर की तरफ इसको खींचेगा, तो पहले वाले पर दूसरे की वजह से जो फोर्स होगा वो भी अंदर की ओर होगा। तो यहां पर एक हमको सहूलियत मिलती है कि जो हमारे फोर्सेस हैं वो R12 वाले एक डायरेक्शन में आ जाते हैं और 2-1 वाले एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ ऑपोजिट वाला हमको देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पर पूरी तरीके से वो एक ही डायरेक्शन में। अगर मैं पहले पर दूसरे की वजह से फोर्स निकालूंगा तो पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फिर मुझे यूनिट वेक्टर लिखनी है, तो फर्स्ट फोर्स जो F12 है वो R12 की डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, तो इस बार मैं यहां पर सिंपली R12 ही लिखूंगा। सिमिलरली अगर मैं R21 की बात करूं तो R21 जो है वो K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के बराबर इक्वल मैग्नीट्यूड रखेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो R21 हो जाएगी, इस डायरेक्शन में ही ये काम करेगा। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपने अपने यूनिट वेक्टर्स के अलोंग ही यहां पर बन जाएगी। रिपल्शन में ऐसा नहीं था, रिपल्शन में इसका ऑपोजिट हो रहा था, तो यहां पर 1 2 है, यहां भी 1 2 है, यहां 2 है और यहां भी 2 है। तो ये फर्क आ जाता है रिपल्शन और अट्रैक्शन के वेक्टर फॉर्म में। यहां पर भी कूलम लॉ को, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हम जानते हैं कि जो R12 कैप है वो आपका R21 कैप के जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इस वजह से F12 यहां पर भी F21 के इक्वल एंड ऑपोजिट आ जाएगा। तो ये भी न्यूटन्स लॉ को सपोर्ट करता है। तो यहां जैसे हमने रिपल्सिव कूलम्बियन पेयर को डील किया था वैसे ही अट्रैक्टिव कूलम्बियन पेयर को भी डील करा। बस यहां डायग्राम के बेसिस पर मुझे समझ आ गया कि उस वाले केस में क्योंकि R12 अंदर की तरफ था और F12 बाहर की तरफ था, तो हमको F12 के पीछे R12 की जगह R21 लेना पड़ गया था। तो बस उतना इंटरचेंज का बस खाली इसमें फर्क आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो वेक्टर फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म के बाद अब यहां पर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक क्वेश्चन। देखिए कह रहा है रेशियो ऑफ कूलम फोर्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, वैसे तो 3 चैप्टर्स में इसका रोल है, मगर हम इसको अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीकों से भी डील करते हैं। लेकिन देखिए अभी फिलहाल इसका जो एनसीईआरटी डेफिनेशन है पहले हम वो पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक तरीके का रेशियो है। ठीक है, एक तरीके का रेशियो है किस किस का? कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब था वैक्यूम, यानी 2 चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे हों तो उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा उस फोर्स का रेशियो, ठीक है, किसके साथ? फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, जब वो किसी मीडियम में रख दिए जाएं। यानी कि इसको हम किससे शो करते हैं? जनरली इसको हम K से शो करते हैं। तो वैक्यूम में 2 चार्जेस के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो सेटिंग को चेंज किए बगैर, सेटिंग को चेंज किए बगैर का मतलब होता है आपको Q1 नहीं छेड़ना है, Q2 नहीं छेड़ना है, ना R छेड़ना है। इन तीनों को हम रिमेन सेम रखते हुए हम अगर मीडियम बदल दें तो जो फोर्स बनेगा, तो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था उसका रेशियो मीडियम में लगने वाले फोर्स के साथ जब निकालेंगे, इसी को नंबर में, न्यूमेरिक वैल्यू में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि दोनों फोर्सेस का रेशियो होते हैं तो इनका कोई यूनिट नहीं होता, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस है, ये कोई यूनिट या डायमेंशन इसकी नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा इसी को कुछ लोग परमिटिविटीज का रेशियो भी कहते हैं, लेकिन परमिटिविटी वाले रेशियो में वैक्यूम की परमिटिविटी नीचे आ जाती है और जो मीडियम की परमिटिविटी है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो F जो होता है परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए अगर वैक्यूम ओवर मीडियम करके K आ रहा है तो K एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट करके भी आ सकता है, क्योंकि हमने सेटिंग को चेंज किया नहीं है। रेशियो में बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो खाली एप्सिलॉन बचेगा। अच्छा, अब फिलहाल तो वो चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, इसके आगे इलेक्ट्रोस्टैट का जो पार्ट 2 आएगा जिसमें हम कैपेसिटेंसेस पढ़ेंगे, तो वहां पर कैपेसिटर नाम की एक डिवाइस होती है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसका अपना एक फिक्स कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटर के अंदर कोई हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी प्लेस करते हैं, कभी कभी कैपेसिटर खाली भी रहता है। तो जब वो कैपेसिटर की प्लेट्स पूरी तरीके से वैकेंट हैं, उनके बीच में कुछ भी आपने भरा नहीं हुआ है, तो
उस सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम सी नॉट कहते हैं, और अगर आपने उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया तब जो कैपेसिटेंस बन रहा है उसको हम सी से शो करते हैं। तो सी नॉट और सी, इनका रेशियो सी ओवर सी नॉट, ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही कहलाता है। तो कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस तरीके से इस रेशियो के फॉर्म में भी शो किया जाता है। ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसेस का रेशियो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही कहलाता है। परमिटिविटीज का रेशियो ऑफ अ मीडियम टू द वैक्यूम भी कहलाता है, लेकिन फोर्सेस में वैक्यूम ऊपर आ जाता है और मीडियम नीचे चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। तो कुछ मैंने यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस के मटेरियल्स को लिस्ट किया हुआ है। इनमें से मैं वो हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ बता रहे हैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बता रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो वैक्यूम और एयर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, लेकिन एयर का स्लाइटली ग्रेटर है। ठीक है, लिक्विड्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है? वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 80। बोर्ड का एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर वैक्यूम में फोर्स समथिंग कुछ न्यूटन का है तो वाटर में कितना हो जाएगा। तो वाटर में निकालने के लिए, एफ वाटर निकालने के लिए हम वैक्यूम वाले फोर्स को 80 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बेंजीन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर ऑयल आगे भी काम आएगा, 2.2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला होता है। तो लिक्विड्स में वाटर, बेंजीन और ट्रांसफार्मर ऑयल का आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें वाटर का दिखा रहा है। और इसमें सॉलिड्स में एक माइका का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माइका की वेफर को हम यूज़ करते हैं कई बार। ग्लास हो गया, ठीक है, और इसके अलावा टेफ्लॉन ये है, सिलिकन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन भी आप याद रखिएगा, प्लास्टिक के। तो कुछ ये मैंने हाइलाइट्स कर दी जिनकी वैल्यूज़ आपको ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए। इनमें से कुछ तो याद रख ही लीजिएगा। चलते हैं आगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको कि हम एप्सिलॉन आर से भी शो करते हैं। तो आप चाहें तो इसे के से शो करिए या फिर आप एप्सिलॉन आर से शो करिए। पेपर में एप्सिलॉन आर भी आ सकता है भाई, एनसीईआरटी इसको रेफर करती है। तो हमने जहाँ जहाँ के लिखा है वहाँ वहाँ आप अगर चाहें तो अपनी मर्जी से वहाँ एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन आर लिखा जा सकता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पता होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से इतनी बातें तो आपको मालूम होनी ही चाहिए। अब है अफेक्टिंग फैक्टर्स। क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट भी करते हैं? हाँ, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को चलते एक्सपेरिमेंट में चेंज भी किया जा सकता है कुछ फैक्टर्स की हेल्प से। तो देखिए, कुछ 4 फैक्टर्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पर। एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स अलग अलग दिखाई दे रहे हो, जैसे NaCl। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स नहीं होते, एक कॉमन सेंटर होता है। ठीक है, जैसे H2 है ना, जो डाइमर्स हो गए। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, अगर आप पोलर यूज़ करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यूजुअली वो लो होता है। अच्छा, टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। और नॉन पोलर्स पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट असर देखने को नहीं मिलता। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर वेरिएशन हो तो थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर पड़ता है क्या? देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मटेरियल पे अप्लाई किया जा रहा है तो इसके भी 2 केस हो सकते हैं। क्या आपने कांस्टेंट फील्ड लगाया हुआ है या फिर आपने एक चेंजेबल फील्ड लगा रखा है अल्टरनेटिवली, जिसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। तो आमतौर पे हम फ्रीक्वेंसी वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो यूज़ करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फील्ड बढ़ाने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी अगर लगाओगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा। वहीं अगर आपने कांस्टेंट फील्ड लगा रखा है तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लगभग कांस्टेंट बना रहता है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंस फील्ड अगर कर दो ना, ई बहुत ज़्यादा हाई कर दो, तो जाकर के थोड़ा बहुत इर्रेगुलर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। अदरवाइज जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट लगा रखा है तो डाइलेक्ट्रिक भी कांस्टेंट रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम बना रहेगा। लास्ट फैक्टर जो है इसमें वो है डेंसिटी का है। डेंसिटी का मतलब मॉलिक्यूलर डेंसिटी से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स जितना डेंस होंगे, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के तौर पे, ठीक है, ये मटेरियल्स होते हैं एक तरीके के, और आमतौर पे ये इंसुलेटर्स होते हैं।
तो डाइलेक्ट्रिक में अगर बहुत हाई डेंसिटी का कोई मटेरियल आपने यूज़ किया हुआ है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हायर होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने यहाँ पर कवर करे। तो कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।